Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named Our Changing Earth. Earth जो है वो चेंज होती जा रही है. What we will read in this chapter: the movement of the earth, plate tectonics, faulting, earthquake, continental drift theory, folding, volcanoes, and the case study about earthquake in China. The earth is a highly dynamic or active planet. Changes and movements constantly take place inside the earth. There are also different external forces working constantly and changing the face of the earth. These forces are varied and they affect the face of the earth differently. We can divide these forces into two categories: endogenetic forces and exogenetic forces. Let us see what these forces are, what causes them and how they change the earth surface. अर्थ जो है वो एक डायनेमिक और एक्टिव प्लेनेट है. चेंज होता जा रहा है कॉन्स्टेंटली प्लेस टू प्लेस, और डिफरेंट फोर्सेस हैं जो अर्थ के ऊपर और अर्थ के अंडर काम करती हैं. जो अर्थ के ऊपर जो फोर्सेस काम करती हैं उनको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, और जो अर्थ के इनसाइड में जो फोर्सेस काम करते हैं उनको एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं. ओके, नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. Constant changes have been taking place in the crust of the earth. Some changes like a volcanic eruption or an earthquake are certain. Many other changes have been taking place at a very slow rate, so we hardly notice them. जो अर्थ की क्रस्ट है उस पर चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, कुछ चेंजेस जो हैं वोल्केनिक इरप्शंस जैसे हैं या फिर अर्थक्वेक है वो एकदम से आते हैं, और कुछ चेंजेस हैं जो धीरे धीरे होते रहते हैं. पर अर्थ में जो चेंजेस है वो हमेशा चलते ही रहते हैं. हम उन्हें नोटिस नहीं कर पाते हैं. ओके, ओरिजिनली द सेडिमेंट्स ऑन द क्रस्ट हैड बीन डिपॉजिटेड हॉरिजॉन्टली. एज अ रिजल्ट ऑफ द स्लो चेंजेस दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस, द सेडिमेंट्स हैव अंडरगोस चेंजेस एंड आर फाउंड tilted, twisted, bent and even broken. पहले जो सेडिमेंट है वो अर्थ क्रस्ट पर एक लेयर में आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो धीरे धीरे और उसकी लेयर बन जाती है. कई जगह से टिल्ट हो जाता है, कई जगह से ट्विस्ट हो जाता है, बेंट हो जाता है और कई जगह से टूट भी जाती है. It is interesting to know that certain regions which were at one time at sea level have over the centuries emerged well above sea level. Some parts of Scandinavia situated at the southern extremely which at one time were at sea level are now sinking. और ये जानने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि अब जैसे कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट अलग है, बहुत सालों पहले जो ये लेयर थी ये एक इक्वल होती थी. उसके बाद धीरे धीरे जो कुछ लेयर है वो पानी में डूबती चली गई और कुछ लेयर ऊपर रही. ओके, द अर्थ मूवमेंट हैव आल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक द प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड द वैलीज. जो अर्थ की मूवमेंट है, जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की जो अर्थ की मूवमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है जो भी लैंडफॉर्म में चेंजेस होते हैं. लाइक जो प्लेट्यू, माउंटेन, वैली बनी हुई हैं, ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, वो अर्थ की मूवमेंट के कारण ही पॉसिबल है. लैंडफॉर्म्स referred to above are produced as a result of the operation of forces that are external to the earth and also those that are operating within the earth crust. ये जो लैंडफॉर्म है वो कैसे बनती हैं, जो अभी हमने एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा, उन्हीं फोर्सेस के कारण ये लैंडफॉर्म क्रिएट होती हैं. ओके, नाउ व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम पढ़ेंगे जो मैप ऑफ वर्ल्ड है वो एक जिग्सो पजल है. अगर हम ध्यान से देखें तो जो कॉन्टिनेंट और आइलैंड है वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं. और इसको नोट किसने किया, इसको नोट किया एल्फ्रेड वेगनर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे. उनका कहना था कि जितने भी ये कॉन्टिनेंट हैं वो पहले एक
वन मेजर कॉन्टिनेंट जिसको हम पेंजिया बोलते हैं उसकी फॉर्म में था। धीरे धीरे जो पेंजिया है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण टूट गया 2 पीसेस में और उसके 2 पीस बन गए और धीरे धीरे मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। तो 2 मेजर लैंडमार्क्स कौन से बने इस पेंजिया से? वन इज यूरेशिया इन नॉर्थ एंड द सेकेंड इज गोंडवाना लैंड इन द साउथ वर separated from each other by a narrow elongated a shallow sea called Tethys Sea। और ये दोनों को एक narrow elongated एक sea जो है वो separate करता है दोनों landmass को, जिसको Tethys Sea का नाम दिया गया। However, the size of the Tethys Sea keep decreasing due to drifting of these landmasses toward each other and helped in the फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। और जो टेथिस सी है इसका साइज़ भी धीरे धीरे डिक्रीज होता गया। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की तरफ फ्लोट होते गए लैंड मास, जिससे हिमालय की फॉर्मेशन हुई। अमेरिकन कॉन्टिनेंट फर्दर ड्रिफ्टेड टुवर्ड west and form Atlantic Ocean. Thus, Wagner theory is referred to as continental drift theory. This theory has been replaced by much more scientific theory, that is plate tectonic theory. ड्रिफ्ट थ्योरी में नाम दिया गया एक पेंजिया को जो 2 लैंडमास में कन्वर्ट हो गया और उसको टेथिस सी ने बीच में से सेपरेट किया और जिससे इन फोर्सेस से फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुई। ओके, तो जो ये ड्रिफ्ट थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि कॉन्टिनेंट्स बहते बहते एक दूसरे के पास आ जाते हैं या एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, इनको बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे न्यू थ्योरीज ने रिप्लेस किया, जिसमें से एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और वी कैन से मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। इसमें the earth crust is broken up to into a series of plates called lithospheric plate. There are 7 major lithospheric plate and some minor ones. जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो 7 प्लेट में 7 लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, कुछ मेजर और कुछ माइनर हैं। जो 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट जो कि कॉन्टिनेंट हम जिनको कहते हैं, कौन कौन से हैं? अफ्रीकन प्लेट, ब्राज़िलियन प्लेट, the North American plate, the Antarctic plate, the Indo-Australian plate, the Pacific plate, and the South American plate. The plates constantly move in relation to each other. Massive forces are unleashed when plate margins adjoin. और ये जो plates हैं ये कभी आपस में एक दूसरे के पास मूव होती रहती हैं, कभी एक दूसरे से सेपरेट होती रहती हैं। द प्लेट्स व्हाट मेक अप द अर्थ क्रस्ट फ्लोट ऑन सेमी मोल्टन रॉक्स। ईच प्लेट मूव्स एट अबाउट 12.5 mm इन अ ईयर। हर एक प्लेट एक दूसरे के पास या एक दूसरे से दूर थोड़ा सा मूव करती है। एक साल में ऐसा माना जाता है 12.5 mm ये एक दूसरे से मूव करती हैं। नाउ टेक्टोनिक मूवमेंट आर मेनली ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इज वर्टिकल मूवमेंट एंड सेकंड इज हॉरिजेंटल मूवमेंट्स। वर्टिकल मूवमेंट्स में which cause land to uplift or subside or both, which can cause the formation of new plateaus or plains or drift valley। वर्टिकल मूवमेंट में क्या होता है? वर्टिकल मूवमेंट में एक लैंड दूसरी लैंड के ऊपर आ जाती है या फिर दोनों ही नीचे चली जाती हैं, जिससे प्लेट्यू बनता है या फिर प्लेन बन जाता है और या फिर ड्रिफ्ट वैली बन जाती है। ओके, नेक्स्ट है हॉरिजेंटल मूवमेंट which can result in the formation of mountain trenches in the sea and widening of water bodies. Such movement can cause both folding and faulting of structure. हॉरिजेंटल मूवमेंट से क्या होता है? हॉरिजेंटल मूवमेंट से माउंटेन बनती हैं, ट्रेंचेस बनते हैं सी में और वाइडनिंग वाटर बॉडीज़ में। जैसे कि ये जो मूवमेंट है ये किस चीज़ का रिजल्ट है? फोल्डिंग एंड फोल्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। या तो एक दूसरे से फोल्ड हो जाएंगी या फिर एक दूसरे से टूट जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय फोल्डिंग? Folding, it is caused by compression when blocks of land come closer to each other and form wrinkles or folds on Earth's surface. A simple fold mountain has
downfolds or valleys called synclines, and upfold or ridges called anticlines. This goes in the formation of fold mountains. For example, Rockies of North America, Andes of South America, Alps of Europe, and Himalaya of India. These are young fold mountains formed of sedimentary rocks. They are still existing. Fold mountain. These type of mountains are called fold mountains. जैसे कि जो भी अर्थ की जो प्लेट है उनमें जब मूवमेंट होती है तो बैंड आ जाता है. एक अगर प्लेट हैवी है, एक प्लेट लाइट है, तो वो एक दूसरे को कंप्रेस कर देती है और बैंड आ जाता है, राइट. तो उस टाइप से जो माउंटेन बनती हैं उनको क्या कहते हैं? फोल्डिंग माउंटेन्स. ओके, तो इसमें अपफोल्ड होता है जिसको एंटीक्लाइन बोलते हैं और एक डाउनफोल्ड होता है जिसको सिंक्लाइन बोलते हैं. फाइन. Now come to the next, that is faulting. Faulting is caused due to tension. When horizontal forces act in the opposite directions away from a given point or plane, the intense tensional forces can develop cracks or fracture in the earth crust. This may be followed by faulting, that is the displacement of rock strata on either sides of the crack. The displacement of the strata can be vertical or horizontal. Okay, now what is faulting? Faulting जब अर्थ की जो लेयर है उसमें टेंशन आ जाती है, टकराव होता है, ड्यू टू विच जो अर्थ है वो ब्रेक हो जाती है. ओके, तो उस टाइप से जो माउंटेन बनती हैं उनको क्या कहते हैं? फोल्टिंग माउंटेन्स. It can be vertical, horizontal, or a combination of both. Okay. Now folds are common in all parts of the earth but occur in large number in the fold mountains. फोल्ड बच्चे जो क्रैक माउंटेन्स होती हैं, जो क्रैक से जो नीचे की जो क्रस्ट है वो ऊपर आ जाती है या वैली बन जाती है, उस टाइप से फोल्टिंग माउंटेन बनती हैं. तो फोल्ड होना बहुत आम बात है पूरी अर्थ पर, लेकिन ज़्यादातर फोल्ड कहाँ होते हैं? फोल्ड माउंटेन्स में. ओके. Faulting may vary from a variety of relief features like host, that is block mountains, rift valley, etc. If a block is raised between two parallel folds, the elevation part is called host or block mountain. जब कोई भी क्रैक आ जाता है दो लेयर के बीच में और बीच में एक लेयर ऊपर आ जाती है, एक ब्लॉक बन जाता है, उसको होस्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन कहते हैं. The Vosges Mountain and Black Forest Plateau in Europe are the block mountains. A rift valley is formed by two parallel folds. Okay? तो जो आपके ब्लैक फॉरेस्ट प्लेट्यू हैं यूरोप में वो ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, और जो रिफ्ट वैली है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ टू पैरेलल फोल्ड्स. फाइन. Now the movements of earth crust causing uplift, subsidence and folding are slow and continue for a long time. The crust of the earth also experience sudden movements through volcanoes and earthquake. जो भी अर्थ की क्रस्ट है उसकी जो लेयर हैं वो चेंज होती रहती हैं, कभी अपलिफ्ट होती रहती हैं, कभी डाउनवर्ड जाएंगे, कभी सबसिडेंस आता है, कभी फोल्ड होती हैं और कभी फोल्ट आ जाता है. क्यों? कभी अर्थक्वेक आता है, कभी वोल्केनोज आती हैं. तो जो अर्थ की जो सतह है, अर्थ है जो हमारी, वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वोल्केनोज. Volcanoes, this is the picture of volcano. Volcano क्या होता है? A volcano is a vent or opening in the earth crust suddenly through which molten matter erupts from the interior of the earth. जैसा कि बच्चे हमने पढ़ा था, जो अर्थ की इनर साइड है वो बहुत गर्म होती है और वहाँ मेल्टिंग फॉर्म में मेटल्स जो हैं वो मेल्टिंग फॉर्म में होते हैं. ओके. तो कोई अर्थक्वेक आता है या कोई माउंटेन बनती है, कोई फोल्ट आता है, कोई क्रैक आता है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण, तो क्या होता है बीच में से जो वोल्केनो है, जो लावा है, वो मेल्टिंग फॉर्म में जो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो अर्थ की सतह पर बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं. उसी को क्या नाम देते हैं? वोल्केनो. ओके. तो वोल्केनो क्या है? अ वोल्केनो इज अ वेंट. एक वेंट एक ओपनिंग है जहाँ से जो मोल्टन मटेरियल है अर्थ के इंटीरियर का वो अर्थ पर आता है, अर्थ की सरफेस पर आता है. ओके. और इस मोल्टन मटेरियल को क्या नाम बोला जाता है? इसको लावा. जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है लावा. ओके. नाउ कम टू द वोल्केनोज एंड लैंडफॉर्म्स.
हाउ वोल्केनोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन लैंडफॉर्म, वोल्केनो से लैंडफॉर्म कैसे बनती है या फिर वहाँ की जो लैंडफॉर्म है वो कैसे चेंज हो जाती है। डिपोजिशन एंड कूलिंग ऑफ लावा अराउंड द ओपनिंग लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक कॉन्स और हिल्स। समटाइम्स लावा कैन कम आउट थ्रू अ क्रैक और फोल्ड एंड कॉल्ड फिशर इरप्शन। कई बार क्या होता है, जो ये लावा जो बाहर आता है वोल्केनो की फॉर्म में, कई बार ये किसी क्रैक या कोई फोल्ड होता है ऑलरेडी अर्थ में, उससे बाहर आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, फिशर इरप्शन। ओके, now lava ejected by volcanoes can be thick or thin in nature. If the lava is thick and large in quantity, then a high and steep sided volcanoes with small bases are formed. If the lava is thin, then volcanic cone is shorter in height with a broader base. अगर लावा जो है वो हैवी होता है, ज़्यादा गाढ़ा होगा, थिक क्वांटिटी होगी और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो ऐसे जमता जाएगा तो एक टॉप टाइप में बनता जाएगा। और अगर जो लावा है वो थिन होगा तो क्या होगा बच्चे, वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, तो उसका जो बेस है वो ब्रॉडर हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। टाइप ऑफ वोल्केनोज, अलग अलग टाइप के वोल्केनो होते हैं, जैसे एक्टिव वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ओके, 3 टाइप के वोल्केनो होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज आर दोज दैट हैव इरप्टेड रिसेंटली, जो अभी अभी वोल्केनो की फॉर्म में, यानी लावा अभी अभी बाहर निकला है, जो अभी अभी ब्लास्ट हुए हैं, अभी अभी इरप्ट हुए हैं। ओके, उनको क्या कहेंगे, एक्टिव वोल्केनो, यानी अभी तक वो ठंडे नहीं हुए हैं, लावा उनमें से बह रहा है, तो दैट वोल्केनोज आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो। फॉर एग्जाम्पल, माउंट इटेना एंड माउंट स्ट्रोम्बोली ऑफ द मेडिटेरियन सी आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। सेकेंड इज डोरमेंट वोल्केनोज। Dormant volcanoes are those that have been quiet for a long time but show signs that they could erupt again. Their vent is often blocked with the plug of solidified lava. Dormant volcanoes क्या होते हैं, जो थोड़ा टाइम हो गया है उनको इरप्ट हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अभी फिर से इरप्ट होने वाले हैं, यानी पूरे ठंडे नहीं हुए हैं। ओके, तो इसमें जो लावा है वो अभी भी सॉलिडिफाई फॉर्म में वेंट से निकलता रहता है। इस टाइप के जो वोल्केनो हैं वो डोरमेंट वोल्केनो की कैटेगरी में आते हैं। एंड फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें, अगर माउंट वेसुविस इज द एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो, जो 79 CE में इरप्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द टेरिबल फोर्स डिस्ट्रॉइंग द सिटीज ऑफ पोम्पेली एंड हेरिकुलेनम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। Extinct volcanoes like Mount Kilimanjaro in Tanzania, Africa show no indication of future eruption. ऐसे वोल्केनो जो बहुत टाइम पहले इरप्ट हुए थे और लगता नहीं है कभी इरप्ट होंगे, कोई साइन नहीं शो करते हैं, उन टाइप के वोल्केनोज को कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। जैसे कि माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया एंड अफ्रीका, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ओके, नाउ डिड यू नो many volcanoes that started underwater are now full-fledged islands like Hawaii and the country of Iceland. The Andaman and Nicobar Islands are also volcanic in origin. बच्चों, क्या आपको पता है बहुत सारे वोल्केनो जो अंडर सी इरप्ट हुए, जैसे कि वो फुल एज आइलैंड है। अब वो फुल एज आइलैंड है कैसे, पानी के अंदर इरप्ट हुए और जो उसका लावा है वो सॉलिडिफाई होके किसकी फॉर्म में बदल गया, आइलैंड की फॉर्म में, क्योंकि जो लैंड वाटर के बीच में बनी उसको हम आइलैंड बोलेंगे। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल लाइक हवाई जो आइलैंड है और आपके जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं वो volcanoes under sea के एग्जाम्पल हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू द अर्थक्वेक्स। Earthquakes are tremors and convulsion of the earth crust. They are caused when the earth crust is yet vibrating by a sudden movement. Minor earthquakes are occurring almost all the time, but they are so small that we do not feel them. ओके, अर्थक्वेक सबको पता है, जब धरती हिलती है तो वो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक क्या होता है, वाइब्रेशन इन द अर्थ,
क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पर वो शो होती है, लेकिन जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो आपकी मूव करती हैं, तो उससे क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। बहुत सारे अर्थक्वेक जब थोड़ी थोड़ी जो मूवमेंट होती है इतने स्मॉल होते हैं कि वो हमें पता भी नहीं लगता। ओके, येट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स प्रिसीडिंग द अर्थक्वेक चेंजेस नोटिस्ड इन इलास्टिसिटी ऑफ रॉक्स और इवन स्लाइटेड टिल्टिंग ऑफ ग्राउंड डू गिव अ रफ आइडिया। एनिमल्स का जो बिहेवियर है जब अर्थक्वेक आने वाला होता है, तो एनिमल्स का जो बिहेवियर है उससे पता लग जाता है हमें कि अर्थक्वेक आने वाला है, या कुछ भी रॉक्स में मूवमेंट होती है या ग्राउंड थोड़ा बहुत मूव होता है, तो दैट इज अर्थक्वेक। ओके, तो आपको ये पिक्चर दी हुई है अर्थक्वेक की, जो अर्थ की जो प्लेट्स हैं जब वो मूव करती हैं तो ऊपर अर्थ क्रस्ट है वो लेयर भी थोड़ी बहुत मूव करेगी, तो उसी को अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। ओके, नाउ देयर इज अ इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं उनको नोट डाउन करते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ, क्योंकि जो ये वेव्स हैं इनको सिस्मोग्राफिक वेव्स भी बोलते हैं। तो सिस्मोग्राफिक स्टेशंस होते हैं जहाँ पर सिस्मोग्राफ बनाया जाता है कि जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, जो वाइब्रेशन है, वो कहाँ ज़्यादा हुई है और कहाँ पर कम हुई है। ओके, द प्लेस इन द कर्स्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है, अर्थक्वेक आना जहाँ से स्टार्ट होगा उस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। एंड द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउट द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, और जो उस फोकस के ऊपर जो अर्थ की सरफेस होती है उसको कहेंगे एपिसेंटर। Vibrations travel outward from epicenter as waves. Greatest damage is close to the epicenter and strength of earthquake decreases away from the center. अब जैसे जैसे सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होगी, एपिसेंटर। अगर मान लो ये एपिसेंटर है, ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक प्लेट्स की शुरू हुई, एपिसेंटर उसके ऊपर की जो सतह है। अब सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होगा, अगर यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो एपिसेंटर पर सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, और जो ये डैमेज है एपिसेंटर के धीरे जो वेव्स हैं वो जैसे जैसे स्प्रेड होती जाएंगी, एपिसेंटर से दूर जाती जाएंगी, वैसे वैसे जो लॉस है, डैमेज है, वो कम होता जाएगा, वाइब्रेशन जो है वो कम होती जाएगी। ओके, नाउ अर्थक्वेक कैसे आता है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। First is faulting. Probably the principal cause of major earthquake is faulting. As you know, faulting may result in horizontal or vertical displacement of one great body of the rock. This would cause vibrations which would spread far from center of disturbance. The Assam earthquakes of 1897 and 1950 are good example in this respect. Okay, first is faulting. जब अर्थक्वेक में फोल्ट आता है, कोई क्रैक आता है, तो उससे क्या होगा, अर्थ की जो सतह है वो हिल जाती है, वाइब्रेट हो जाती है, और उसके कारण अर्थक्वेक आ जाता है। जैसे कि आपको असम का जो अर्थक्वेक था उसका एक एग्जांपल दिया गया है, जो 1897 और 1950 में आया था। वो क्यों आया था, बिकॉज ऑफ द फोल्टिंग मूवमेंट। नेक्स्ट है वोल्केनिक इरप्शंस। Volcanic eruptions. Earthquakes are also caused by volcanic eruptions. The earthquake due to Krakatoa volcanic eruption in 1883 is a good example of this type. वोल्केनो, जब वोल्केनो फटता है, लावा निकलता है, वोल्केनो फटता है, ब्रस्ट होता है, तो भी क्या होता है, अर्थ की जो लेयर है वो वाइब्रेट होती हैं, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आता है। एंड थर्ड इज लैंडस्लाइड। बिग लैंडस्लाइड एंड avalanche in the mountainous areas also caused minor earthquake. Several earthquakes of Bihar in 1934 and the Quetta, Pakistan earthquake in 1935 were of this type. लैंडस्लाइड, कोई भी माउंटेन एरिया में अगर कोई अवलांचे यानी कि तूफान आता है या कोई बिग लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उसके कारण भी अर्थ की जो लेयर है वो थोड़ी सी वाइब्रेट हो जाती है, तो माइनर अर्थक्वेक आ जाता है। ओके, और इसका एग्जांपल क्या है, जो बिहार में 1934 में और पाकिस्तान में 1935 में जो अर्थक्वेक आया था वो बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड हुआ था। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। इफेक्ट क्या पड़ता है अर्थक्वेक का, फर्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। Due to an earthquake, the ground rises and falls like a wave. This causes cracks and fissures in soil layers. The bedrock below the soil layers open and close repeatedly. Thus, the original compactness of the rock portion is loosened.
डिस्ट्रक्टिव में क्या हुआ, सबसे पहले लैंडफॉर्म खराब होती है, अर्थक्वेक आते हैं तो क्या होता है, कहीं राइज कहीं ऊपर चली जाती है लेयर, कहीं डाउनफॉल नीचे चली जाती है, तो उससे क्या होगा, कहीं पर क्रैक्स आ जाते हैं अर्थ में, कहीं पर फिशर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं सॉइल की लेयर में, और ये सॉइल का कभी ढकना और कभी ओपन हो जाना ये कंटिन्यूस चलता रहता है। तो जो सॉइल की जो ऊपर की जो लेयर है, जो फर्टाइल लेयर हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, सेकंड इज एन अर्थक्वेक में चेंज द कोर्सेज ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इन दैट एरिया विच कॉजेज फ्लड्स। जो उस एरिया में जहाँ पर अर्थक्वेक आता है, जो नदियाँ वहाँ पर बह रही होती हैं, तो अर्थक्वेक उनका जो बहने की दिशा है, कोर्स ऑफ रिवर है, उसको चेंज कर देती है। तो चेंज करने से क्या होगा, जो वेव्स हैं उससे नियर बाय एरिया में फ्लड आ जाती है। फाइन। थर्ड इज when some major earthquake occurs, thousands of houses and buildings collapse and thousands of people perish under the ruined buildings. जब अर्थक्वेक आता है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, तो हजारों की संख्या में घर, बिल्डिंग और लोग क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, तो ये था आपका डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट में क्या आएगा, it may create new coastal plain by the emergence of a portion of ocean floor. These coastal plains in due course can be converted into a fertile agricultural land, whereas submergence can form lakes useful to man. कंस्ट्रक्टिव में क्या आएगा, जिससे कुछ बिल्ड होता है, कुछ कंस्ट्रक्ट होता है। तो अर्थक्वेक से कई बार क्या होता है, कई बार अर्थक्वेक से जो कोस्टल प्लेन है, नए कोस्टल प्लेन बन जाते हैं, क्योंकि क्या होगा, अर्थक्वेक आया और जो फॉल एंड डाउनफॉल और राइज होती है, तो उससे नए प्लेन बन जाते हैं, न्यू कोस्टल प्लेन बन जाते हैं ओशियन फ्लोर के आसपास, और ये जो कोस्टल प्लेन होते हैं यहाँ पर खेती कर सकते हैं। फाइन। तो नेक्स्ट इज it may cause the submergence of a coastal land which may result in the formation of inlets, bays and gulfs. Such indented coastal areas may prove very favorable sites for the development of ports and harbor. इनके कारण, अर्थक्वेक के कारण क्या हो जाता है, जो कोस्टल लैंड है वो सबमर्ज हो जाती है। सबमर्ज से क्या बन जाते हैं, इनलेट्स बन जाते हैं, बेस बन जाती हैं और गल्फ भी बन जाती हैं। ठीक है, तो इनसे और हम क्या बना सकते हैं, वहाँ पर हम नए पोर्ट और नए हार्बर यानी बंदरगाह बना सकते हैं, जहाँ पर हम शिप वगैरह का जो सामान है वो अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ देयर इज अ केस स्टडी अबाउट द अर्थक्वेक हिट्स चाइना। एक अर्थक्वेक आया था चाइना में, जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 8.3 ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल होता है जिससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता के साथ आया था। ओके, तो एक अर्थक्वेक आया था चाइना में इन 2008। तो जो अर्थक्वेक था ये 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ था, और इस अर्थक्वेक से इतना ज़्यादा अर्थक्वेक था ये, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि 4.8 मिलियन जो लोग हैं वो होमलेस हो गए थे, एंड और भी लोगों में फूड की कमी हो गई थी, शेल्टर की कमी हो गई थी, मेडिकल की उनको नीड थी। और ये आप एक बार केस स्टडी खुद से रीड करेंगे कि चाइना में जो अर्थक्वेक आया था 2008 में, उसमें क्या क्या लोगों के ऊपर इफेक्ट हुआ, क्या क्या चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया। फाइन। नाउ दस we can say that the earth crust is dynamic and ever changing. Large scale changes are due to forces originating inside the earth called internal forces. Internal forces cause folding and faulting of the earth structure. Some earth movement brings sudden and visible changes on earth surface. For example, the earthquakes and the volcanic eruption. Earth movement are caused due to heat and pressure inside the earth. These movements are very slow and bring large scale changes on the earth surface. जो अर्थ की जो सरफेस है वो चेंज होती रहती है, अर्थ की क्रस्ट जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। कभी उसमें अंदर की जो फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, वो एक्ट करती हैं, कभी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिसके कारण फोल्डिंग और फोल्टिंग अर्थ में होती रहती है। और फोल्डिंग और फोल्टिंग के कारण कई चीज़ें हम देख सकते हैं, विजिबल होती हैं। जो इंटरनल होती हैं वो हम देख नहीं पाते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्थक्वेक हैं, वोल्केनो हैं, वो हम देख सकते हैं। तो इससे पता लगता है जो अर्थ है वो, उसकी जो क्रस्ट है, वो अर्थ का जो सरफेस है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ओके, नाउ कम टू द की पॉइंट्स।
The forces generated in the interior of the earth are called internal process और endogenic forces. जो forces अर्थ के इंटीरियर में होती हैं उनको क्या कहेंगे, इंटरनल प्रोसेस या फिर एंडोजेनिक फोर्सेस. The forces operating on the earth surface are called external processes. जो अर्थ सरफेस के आउटर एरिया में जो होती हैं, बाहर होती हैं, उनको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल प्रोसेसेस. वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस थ्रू विच हॉट मटेरियल थ्रोन आउट. वोल्केनो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थ में से, अर्थ की सरफेस से कुछ मोल्टन मटेरियल बाहर निकल के आता है. मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज लाई इन द पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर. बहुत सारे जो वोल्केनो हैं उनको, वो कहाँ होते हैं, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होते हैं, कि पैसिफिक के आसपास फायर, क्योंकि मोल्टन लावा उसमें से निकलता है, तो मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज आर लाई इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स कैन कोज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कैसे आते हैं, जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट के कारण आते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड ऑन अ रिक्टर स्केल. और जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, कि उसकी गति क्या है, तीव्रता क्या है, वो हम कहाँ मेजर करते हैं, किसकी हेल्प से, रिक्टर स्केल की हेल्प से. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसकी रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.